स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें। आज हम ज्योग्राफी का 6 पार्ट लाए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जो इसमें आज का जो सेशन है ये 25 क्वेश्चन का जो है सेशन है टोटल। तो 25 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, आइए चर्चा करते हैं कि 25 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। जापान का नागासाकी नगर निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? देखिए जापान के जो है 5 द्वीप हैं। देखिए होकैडो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की बात करें, चूँकि जापान में 5 द्वीप हैं, छोटे छोटे 5 द्वीप हैं, टोटल 5 द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। तो जापान में जो 5 द्वीप हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो पहले होकैडो सबसे उत्तर में है, उसके बाद होन्शु दूसरे नंबर पे है, फिर शिकोको है, फिर क्यूशो है, फिर ओकिशामा है। तो इसका जो सही आंसर है, चूँकि नागासाकी की बात करें तो नागासाकी नगर जो है द्वीप बसा है आपका जो है क्यूशु पे, जो क्यूशु महाद्वीप है। बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो क्यूशु महाद्वीप ये जो द्वीप है उसी पे जो है जापान का नागासाकी नगर बसा हुआ है। हमने बता दिया उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। तो ये अक्सर पूछ देता है हमेशा एग्जाम्स में कि उत्तर से दक्षिण क्रम में आप जापान के 5 द्वीप के नाम बताइए। तो पहले होकैडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशु, फिर है शिकोहामा, ठीक है ना। ओकिनामा एक्चुअली उसका पूरा जो है नाम है ओकिनामा, वो 5वां द्वीप है, ठीक है। तो पहला द्वीप है होकैडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशु और 5वां आपका है ओकिनामा, ठीक है ना। टोटल 5 द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? देखिए आप यहाँ पे कई जगह अनुमानित आयु दी गई है, कहीं कहीं तो आपको 450 करोड़ वर्ष मिलेगा, लेकिन इसमें जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 400 ही नियर अबाउट में है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 450, ठीक है ना, करोड़ वर्ष है। 450 करोड़ वर्ष, ठीक है ना। चलो 450 करोड़ वर्ष ये अनुमानित आयु है इसकी। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? देखिए बहुत धरातल की बात कर रहा है, ठीक है ना, मतलब सबसे ऊपरी हिस्से के, सबसे बाहरी हिस्से के। तो सबसे बाहरी हिस्से का जो इसका तापमान होता है वो होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का तापमान। ये बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिएगा इसको जो है। तो सोचिए कितना सूर्य का टेम्परेचर होता होगा उसके कोर में, यानी जो मध्य भाग है उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है मित्रों, ठीक है ना। तो जो कोर होता है जो सूर्य का, तो कोर यानी सबसे अंदर वो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आइए धरातल की बात कर रहे हैं सबसे बाहरी भाग के, तो 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले रानीगंज। ये रानीगंज जानते हैं कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज, कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। जैसे झरिया भी है झारखंड में आपके, ये सब प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम कोयला का उत्खनन किया गया था वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ये जितनी भी गुफाएं हैं इनमें से पूछ रहा कौन सी महाराष्ट्र में नहीं है। तो देखिए एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है, अजंता भी है, एलोरा भी है, अमरनाथ की गुफाएं यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं। चलिए 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना। तो एक देश पड़ता है इक्वेडोर यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इक्वेडोर में जो है ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इक्वेडोर में स्थित है। चलिए 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दुलहंदी पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर बनाया गया है? ठीक है ना। तो दुलहंदी ये देखिए बहुत ही एक फेमस पावर स्टेशन है
तो ये जो है आपका चेनाब नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर है, चेनाब नदी पे बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चलिए 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है। जो हमारी नदियाँ होती हैं ना, कुछ यू प्रकार की घाटी बनाती हैं, घाटियों का निर्माण करते हैं, तो इसका पूछने का सेंस है कि ये किस प्रकार के क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के क्षेत्र में होता है, तो ये कहाँ पे होता है, हिमानी क्षेत्र में। अच्छा, हिमानी का मतलब ग्लेशियर जहाँ पे, और ग्लेशियर कहाँ पे होता है, हमारे उत्तर भारत जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पे होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं कह सकते हैं, उत्तराखंड में भी होता है। तो उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में, तो चूँकि उत्तराखंड में विस्तार कम मिलता है और जम्मू कश्मीर में उसका विस्तार ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो यू घाटी, यू आकार के जो घाटियाँ होती हैं या नदियाँ जो घाटियाँ बनाती हैं वो हिमानी क्षेत्र में, यानी जो ग्लेशियर का क्षेत्र होता है वहीं पर ये बनाती हैं, ठीक है। 9th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता, उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। देखिए, अटलांटिक महासागर बिल्कुल करता है, प्रशांत महासागर भी करता है, हिंद महासागर नहीं, जो इंडियन ओशियन है ये भारत को स्पर्श करता है, श्रीलंका को स्पर्श करता है, आपके जो नीचे स्पर्श करता है, इंडोनेशिया को स्पर्श करता है, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर भी स्पर्श करता है, ठीक है ना, तो हिंद महासागर स्पर्श नहीं करता, ठीक है ना। 10th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि निम्न से कौन ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण स्वर्ण उत्खनन केंद्र है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दो जो है स्वर्ण उत्खनन बहुत ही फेमस है, एक कालगुरली जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, और दूसरा जो है, दूसरा को हम बोलते हैं किम्बरली, क्या बोलते हैं, किमवर्ली। ये दोनों जो स्वर्ण की खान यानी सोने की खान ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस हैं, एक हो गया कालगुरली और दूसरा हो गया किम्बरली, ठीक है। 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन कहाँ होता है। अच्छा, सम्मेलन का मतलब देखिए ये ज्योग्राफी भाषा में है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो गया, सम्मेलन का मतलब होता है मिलन, ठीक है ना। ये दोनों आपस में, जो पूर्वी घाट हैं और पश्चिमी घाट, ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलते हैं, ये कहने का सेंस है। तो पालनी की पहाड़ी है, ठीक है ना, साउथ में, तो पालनी की पहाड़ी के पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। हालांकि नीलगिरी के क्षेत्र में आता है, लेकिन नीलगिरी के एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि नीलगिरी जो पहाड़ी है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो पालनी की पहाड़ी साउथ में है आपके कन्याकुमारी में, तो वहाँ पे ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 क्या है कि निम्न से कौन सा नगर बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिग एप्पल, तो न्यूयॉर्क 1920 में इसका जो है नामकरण किया गया था, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है 1920 में इसको फेमस किया था बिग एप्पल के नाम से, किसको, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 क्या है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की बात कर रहा है तो ओल्गा नदी है, ठीक ना, कौन सी, ओल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए 14 की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि पनिया पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों जनजातियां हैं ये बहुत ही फेमस है, और कहाँ पे निवास करते हैं, ये केरल में निवास करती हैं, ठीक है। कहाँ पे निवास करते हैं, केरल में निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए 15 में क्या है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रेजुलेशन निम्न से किससे संबंधित है। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो ब्लू रेजुलेशन है वो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य का मतलब मछली पालन, ठीक है ना, मछली पालन से संबंधित है, ठीक है, मछली पालन से संबंधित है ब्लू रेजुलेशन। 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। स्वतंत्र अवस्था की बात करते हैं, जस्ता पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जस्ता, जस्ता स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय गैस की बात कर रहा है हम, तो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन, ठीक है ना। अच्छा, आर्गन क्या होती है, सबसे हल्की भी होती है गैस, ठीक है ना, सबसे ऊपरी लेयर में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस के रूप में आर्गन पाई जाती है।
18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भू आकृति की बात कर रहा है, तो जो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता है वो पेशेल को हम बोलो कहते हैं, ठीक है ना, पेशेल को। पेशेल भू आकृति के विज्ञान के जन्मदाता हैं। 18 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखें। 19 क्या है कि क्षेत्रफल तथा आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है। दोनों के बारे में बात पूछ रहा है, क्षेत्रफल के भी आकार में और आयतन के भी आकार में। तो कैस्पियन सागर, देखिए कहने को तो सागर है लेकिन ये झील है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना। और सागर का मतलब होता है खुला होना, सागर खुला होता है, वो कहीं बंद नहीं होता। और झील बंद होती है चारों तरफ से। तो कैस्पियन सागर नाम है लेकिन ये झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आयतन के भी दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। 20 क्या है, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र। देखिए ये रूर औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही फेमस है, ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है ना। तो रूर औद्योगिक क्षेत्र भी और रूर नदी भी है, कहाँ पे, जर्मनी में। कहा जाता है कि जैसे अपने इस समय गंगा नदी जो है इसमें प्रदूषित है, तो इनको स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बहुत सारे पैसा खर्चा करना गवर्नमेंट कर रही है, नमामि गंगे परियोजना, और इसके पहले बहुत से परियोजना 1985-84 से चली आ रही हैं। तो इसी तरह जर्मनी में रूर जो नदी थी, ठीक है ना, कौन सी, रूर नदी, ये बहुत ही मतलब प्रदूषित नदी थी। क्यों, क्योंकि जो रूर औद्योगिक क्षेत्र है ना, जर्मनी में एक कोयले का क्षेत्र है जिसको हम रूर औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, और वहीं से रूर नदी होकर बहती है। तो कोयले का जितना भी पानी या गंदा होता था, जितना भी पॉल्यूशन उसी नदी में चला जाता था। जर्मनी ने एक अभियान चलाया और उस अभियान के तहत इसको जो है बिल्कुल स्वच्छ नदी बना दिया, रूर नदी को बिल्कुल साफ। और आज इतना साफ है वो कि आप उसमें एक मतलब नीचे क्या चीज़ चल रहा है, मछली है, कौन सी मछली या फिर क्या चीज़ है, आप उसको स्पष्ट देख सकते हैं। इतना स्वच्छ जर्मनी ने कर दिया, और हमारी गंगा नदी आज तक साफ नहीं हो पाए, इतना पैसा भी खर्चा होगा। तो रूर औद्योगिक क्षेत्र है ये रूर, और रूर नदी भी जर्मनी की है, ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, ठीक है ना। तो जो धरातल पे जो अक्षांश होता है उसकी जो दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि निम्न से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। देखिए नहीं की बात पूछ रहा है, ठीक है ना, कि कौन सी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या है, कंसाबती परियोजना, ये उड़ीसा में नहीं है। देखिए बाली मेला है परियोजना, सालंदी परियोजना है, तलचर परियोजना है, लेकिन कंसाबती परियोजना नहीं है, ठीक है ना, उड़ीसा में। बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा है। 23 क्या है, इन्नौर जल विद्युत परियोजना निम्न में किस राज्य में है। इन्नौर एक बहुत ही फेमस है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु की जल विद्युत परियोजना है। 24 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, देखिए बहुत ही फेमस ये भी है, आपको बता दें अपने आप में एक बहुत यूनिक कारखाना ये है। क्या कि देश में आधुनिक यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित ऊनी कपड़ों का प्रथम, ऊनी कपड़ा जो उलन कपड़ा होता है, जैसे स्वेटर हो गया, शाल हो गया, मफलर हो गया, तमाम जो उलन या ऊनी कपड़ा होते हैं उनका प्रथम कारखाना जो कानपुर में बना, और जिसका नाम क्या है, लाल इमली। ये देखिए बहुत फेमस है लाल इमली। कहाँ पे है ये, कानपुर में है। कानपुर में एक जगह पड़ती है परेड, और वहीं पे ये स्थित है बिल्कुल बीचों बीच में। और ये 1876 में, कब, 1876 में ये मिल जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें क्या बनता है, इसमें ऊनी कपड़े बनते हैं, और ये पहली ऐसी मिल है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है ना, आधुनिक तकनीकी पर आधारित है, और इसमें ऊनी कपड़े बनते हैं। ये कानपुर में स्थित है, और इसके कंबल, लाल इमली के कंबल बहुत ही बहुत फेमस, इंडिया भर में इसके जो है सप्लाई होती थी। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर भी इसकी सप्लाई होती थी जब अंग्रेज़ों को ज़माना था। अब इस समय तो लगभग ये बंद के कगार पे है, बहुत थोड़े बहुत प्रोडक्शन होते हैं, वो भी न के बराबर होते हैं, ठीक है। 25 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए
कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप खुद आंसर बता देंगे। चलिए देखिए, ये क्या हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। अक्षांश की बात कर रहा है तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब बात क्या कर रहा है कि ध्रुवों की तरफ, ये देखिए ध्रुव गलत लिखा है, ध्रुवों की तरफ, ठीक है ना। अगर हम ध्रुव, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, हम दोनों यानी यही दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इधर जाते हैं और चाहे इधर आते हैं तो इसमें पूछ रहा व्यास की प्रकृति कैसी होगी, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कैसी होंगी। चलिए हम चलते हैं। देखिए आप देखें भूमध्य रेखा की जो लाइन है ये सबसे बड़ी है, इसके बगल में अगर हम दूसरी अक्षांश रेखा खींचते हैं तो इससे छोटी होती है, इस फिर खींचते हैं तो इससे छोटी होती है, फिर खींचते हैं तो इससे छोटी होती है। चलिए ये तो उत्तरी ध्रुव की तरफ। अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो ये भूमध्य रेखा है जो सबसे बड़ी लाइन है, उसके बाद अगर हम खींचते हैं तो इससे छोटी हो गई, इसके बाद इससे छोटी, इसके बाद इससे छोटी। लेकिन आप देखे होंगे कि जो ये भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो जो अक्षांश रेखाएं ये क्या हो रही हैं, छोटी होती चली जा रही हैं, यानी घटती चली जा रही हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो और चाहे साउथ पोल की तरफ। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि अक्षांश रेखाओं का जो व्यास की प्रकृति होगी क्या हो रही है, घट रही है, तो यह घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ध्रुवों की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं की जो प्रकृति हो क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। चलिए ये रहा इसका हमारा 25 क्वेश्चन का PDF। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और GS.educare के नाम से आप YouTube पे सर्च करिए तो ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा, और इसको ओपन करिए और सब्सक्राइब करिए मित्रों। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अंत में देखने के बाद कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।